स्वागत है आपका एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासों में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक समांतर श्रेणी। इसको हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। उससे पहले हमें ये देखना होता है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो समांतर श्रेणी एक संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्रमागत या लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। अब देखो, इसको कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मान लो हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें कुछ संख्याएं दे रखी है जैसे 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमें दे रखा है, मान लो 10, 5, 0, -5 ऐसे आगे। तीसरा जो एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, वो दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में, √2, 2√2, 3√2 इस प्रकार से ये चल रहा है। अभी हमें ये देखना है कि इन चारों श्रृंखलाओं में कौन सी श्रृंखलाएं समांतर श्रेणी में आती है और कौन सी श्रृंखलाएं समांतर श्रेणी में नहीं आती है। तो ध्यान देना भी, समांतर श्रेणी एक संख्याओं की श्रृंखला ऐसी होती है जिसमें क्रमागत या लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लगातार दो पद या क्रमागत दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो समान आ रहा है। देखो इन दो पदों में देखो 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस भी 3 है। 9 और 12 के बीच का और 12 और 15 के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 3। इसका मतलब इसी टोटल श्रृंखला में दो क्रमागत लगातार या दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान, इसका मतलब ये वाली समांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें देखो 10 और 5 का बीच का डिफरेंस है वो कितना है, -5। 5 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी -5। और 0 और -5 का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, -5। इसका मतलब इस श्रृंखला में भी क्रमागत दो लगातार पद समान है। तो इसका मतलब ये वाली भी क्या है, समांतर श्रेणी है। थर्ड जो एग्जांपल हम देखते हैं उसमें देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना होता है कि ये वाली क्या है। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से ये संख्या आगे चल रही है। अब देखो इसमें जो शुरू वाली दो पद है 1 और 4, 1 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 9 और 16 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब इस श्रृंखला में जो क्रमागत दो पद है उनके बीच का जो सार्वत्रिक अंतर है या जो बीच का डिफरेंस है वो समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली समांतर श्रेणी में नहीं आती है। एक एग्जांपल हमारे पास में और है, इसमें देखो पहला पद √2, दूसरा पद 2√2 और तीसरा पद 3√2। तो इसको भी हमें सोल्व करना होता है कि ये समांतर श्रेणी में आती है कि नहीं आती है। तो देखो पहला और दूसरा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए क्या करना होता है, अगले पद में से हमें पिछला पद घटाना है। तो 2√2 में से अगर आप √2 घटाओगे तो आपके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, √2। अगला जो निकालना है 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो आपके पास में फिर से कितना आ रहा है, √2। यानी कि ये वाली श्रृंखला भी एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें लगातार दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है या लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है। इसका मतलब ये वाली समांतर श्रेणी है। अतः समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होगी कि संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। अगर क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी में आती है, अन्यथा नहीं आती है। अब देखो इसको आगे, मान लो हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी को हमेशा एपीसी लिखा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है कि 50, 45, 40 इस प्रकार से आगे तक। अब देखो समांतर श्रेणी में पहला पद A जिसको अपन A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ऐसे ये चलता रहता है। जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा और मान लो कि ये n तक चलता है। n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, प्रथम पद, उसको हमेशा ए से लिखा जाता है। और जो दो पदों के बीच का जो अंतर है, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम समांतर श्रेणी में सार्वंतर कहा जाता है, जिसको हम डी से लिखते हैं। अब देखो
ये वाली समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी में आपको दे रखा है, तो समांतर श्रेणी में आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो कि कितना है, प्रथम पद ऑलरेडी आपको दे रखा है, प्रथम पद है यहाँ पे 50, तो प्रथम पद एक का मान कितना आ गया हमारे पास में 50। जो हमें सार्वंतर निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, डी की वैल्यू अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। तो देखो a2 में से हमें क्या घटाना है, a1, या फिर हम a3 में से a2 घटा सकते हैं, a4 में से a3 घटा सकते हैं। तो देखो d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a3 माइनस a2, दोनों एक ही चीज है। अब देखो निकालते हैं, a2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, a2 की वैल्यू दे रखी है हमें 45, माइनस a1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, a1 की वैल्यू हमें दे रखी है 50। अब इन दोनों को यदि हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे क्या आ रहा है, -5, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। इस प्रकार से कोई भी समांतर श्रेणी यदि हमें दे रखी हो तो उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है √2, 3√2, 5√2, इस प्रकार से। अब हमें कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद को हमेशा किससे लिखा जाता है, a से। जो प्रथम पद इसमें कितना दे रखा है, इसमें √2 ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब सार्वंतर d की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, सार्वंतर के लिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे क्या दे रखा है, a1 है, a2 है, a3 है। तो सार्वंतर d के लिए हमें क्या करना होता है, सार्वंतर के लिए अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। तो a2 में से आप a1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, या अपन इसको d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी कह सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कह सकते हैं। तो देखो a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3√2, और a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2। तो यहाँ पे a2 और a1 की वैल्यू में पुट करनी होती है, a2 और a1 की वैल्यू पुट करोगे तो a2 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3√2, माइनस a1 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, √2। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों जो वैल्यूज हमारे पास में, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है √2। तो ध्यान देना, यहां से √2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचता है हमारे पास में, 3 बचता है, और इसमें से √2 कॉमन लेने के बाद में कुछ नहीं बचता है, मतलब 1। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो √2, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। आगे फिर से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। इसका मतलब जो समांतर श्रेणी में दे रखी है, AP दे रखी है, उसका जो प्रथम पद है a इज इक्वल टू यहाँ पे √2 आ रहा है, और जो सार्वंतर है d इज इक्वल टू 2√2 आ रहा है। इसका मतलब यदि किसी भी श्रृंखला हो, हमें किसी भी समांतर श्रेणी दे रखी हो, हम उससे प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। ये इसके छोटे से बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, इनसे हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। अब आगे देखिए, समांतर श्रेणी जो होती है ना, समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, यानी समांतर श्रेणी किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो समांतर श्रेणी में जैसे मान लो अनेक पद होते हैं, जैसे a1 है, a2, a3, a4, इस प्रकार से आगे तक चलता रहता है। n कुछ भी हो सकता है, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी होती है। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, जो a1 होता है, a1 यानी प्रथम पद होता है, वो क्या होता है, a होता है। a2 दूसरा पद कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रथम पद में हमें सार्वंतर जोड़ना होता है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस d। जो थर्ड टर्म निकालनी है, यानी तीसरा पद निकालना है, उसमें क्या किया जाता है, प्रथम पद प्लस 2d, यानी 2 बार सार्वंतर जोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, यानी जो भी हमें पद निकालना हो उससे एक कम d हम a में पुट कर देंगे। अब देखो आगे, an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n में से एक कम करो, n में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब ध्यान देना, यदि मान लो हमें किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a जिसका मान दे रखा है वो 7 और सार्वंतर d
जिसका मान दे रखा हो 2। अगर हमें ये दोनों चीजें दे रखी है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा हो, तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें a1 a2 a3 a4 ऐसे मान चाहिए होते हैं। तो ध्यान देना, a1 इज इक्वल टू क्या होता है? a, जिसका मान हमें कितना दे रखा है? 7। दूसरा पद निकालने के लिए क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? a2, और a2 क्या होता है? a2 होता है a प्लस डी, यानी a2 इज इक्वल टू होगा a प्लस डी। अब a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी, कहां से? जहां से हमें दे रखी है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? a इज इक्वल टू दे रखा है 7 प्लस d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 7 और 2 9। इस प्रकार से a3 का मान हम निकाल सकते हैं। a3 इज इक्वल टू क्या होगा? a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d, यानी a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d। a और d की वैल्यू फिर से हमें यहाँ पे पुट करनी होगी। तो a इज इक्वल टू दे रखा है आपको 7 और d इज इक्वल टू में दे रखा है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 2 4, और 7 और 4 कितने हो गए? 11। इस प्रकार से हमारे पास में तीसरा पद आ गया। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे समांतर श्रेणी कौन सी होगी? एपी जो है वो हो गई प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास में है 7, दूसरा पद हमें दे रखा है 9, तीसरा पद हो गया 11। इस प्रकार से 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यदि हमें किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा हो तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। मान लो हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है 1.25। समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है 1.25, और इसका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो दे रखा है 0.25। और यदि आपको कह दे कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो हमें कैसे इनको ज्ञात करना है? तो देखो a1 a2 a3 a4 इनके मान हमें निकालने हैं। तो देखो क्या होगा? a1 इज इक्वल टू क्या होता है? a1 इज इक्वल टू होता है a, और a का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है। a का मान कितना दे रखा है? 1.25। ये लो एक मान तो आ गया। अब हमें a2 का मान निकालना है। तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा? a2 इज इक्वल टू होगा a प्लस d। अब देखो a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है जहां से हमें दे रखी होती है। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1.25, प्लस d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.25। इसको यदि हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 1.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू होगा 1.50। ये हो गया आपके पास में a2। तीसरा पद हमें a3 निकालना हो तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 2d, जो हमें यहाँ पे दे रखा हो। तो देखो a और d की वैल्यू फिर से हमें पुट करनी होती है। तो फिर से क्या करेंगे? a इज इक्वल टू होगा 1.25 प्लस 2, और d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.25। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1.25 प्लस 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 0.50। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.75। यानी इस प्रकार से हमारे पास में समांतर श्रेणी का तीसरा पद आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास में समांतर श्रेणी क्या बनती है? एपी जो होती है वो बन रही है हमारे पास में a, पहला पद कितना देखा है? 1.25, दूसरा पद जो कि कितना बन गया? 1.50, तीसरा पद वो कितना बन गया? 1.75, और आगे आप इस प्रकार से निकाल सकते हो 2.00, 2.25 ऐसे आगे तक। इस प्रकार यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा हो तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। तो क्या होगा? मान लो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जैसे √2, √8, √18, √32 ऐसे हमें एक श्रृंखला दे रखी है। तो आपको कहता है कि
ज्ञात कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है। क्या ये समांतर श्रेणी है? यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसमें अगले पद हमें ज्ञात करने होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें इसको ये देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है कि कोई भी क्रमागत दो पद है उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो देखो इन दो के बीच का अंतर और इन दो के बीच का जो डिफरेंस है, इन दो के बीच का डिफरेंस, तीनों डिफरेंस क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल होते हैं तो ये समांतर श्रेणी है और इक्वल नहीं होते हैं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे? सार्व अंतर डी निकालने के लिए क्या करना होता है? अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। मतलब देखो यहाँ पे है ये a1 है, ये a2 दे रखा है, ये a3 है और ये क्या है? a4। तो हमें क्या करना होगा? अगला पद यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, या फिर हम इसको a3 माइनस a2 या फिर इसको a4 माइनस a3 कह सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो a2 a1 इसकी वैल्यू देखो, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? √8 माइनस a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2। इस प्रकार इनमें भी रख सकते हैं, √18 माइनस √8, √32 माइनस के √18। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। √8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √4 गुणा 2 माइनस ये √2 ऐसे कैसे। √18 को क्या लिख सकते हैं? √9 गुणा 2 माइनस √8 को लिख सकते हैं √4 गुणा 2। इसी प्रकार इसको √32 को हम लिख सकते हैं √16 गुणा 2 माइनस √18 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है √2। तो √2 यहां से कॉमन लेते हैं तो हमें क्या बनता है कि √4 गुणा 2 में से √2 कॉमन लेने पर क्या बनता है? √4 बनता है। और √4 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2 माइनस √2 में से √2 कॉमन आ गया तो हमारे पास में कितना बचा? 1। इसमें देखो इन दोनों में भी क्या कॉमन है? √2 इन दोनों में भी कॉमन है। तो √9 गुणा 2 में से √2 कॉमन लेने पे क्या बचता है? √9 बचता है। और √9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3। इस प्रकार √4 गुणा 2 में √2 कॉमन लेने पे क्या बचता है? √4। और √4 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 इसमें से भी कॉमन ले लिया और √16 का मान क्या होगा? 4 माइनस √9 का मान कितना हो गया? 3। अब देखिए 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। और 1 से अगर √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? √2। 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। और 1 से फिर √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? √2। 4 माइनस 3 कितने हो गए? 1। और 1 से आप √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएंगे? √2। इसका मतलब इस श्रृंखला में जो कॉमन डिफरेंस है यानी क्रमागत जो दो पदों के बीच का अंतर है वो क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अब हमें इसमें कुछ अगले पद निकालने होते हैं, जैसे मान लो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, a5 a6 इस प्रकार से हमें मान निकालने हैं। तो a5 यानी समांतर श्रेणी का 5वां पद कैसे होता है? 5वें पद के लिए मैंने आपको क्या बताया? जैसे a3 इक्वल टू होगा a + 2d, a4 इक्वल टू होगा a + 3d, तो a5 इक्वल टू क्या होगा? a + 4d। अब हमें इसको सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? a की वैल्यू जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है? √2 दे रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे √2 + 4। d की वैल्यू हमने ज्ञात की है, d की वैल्यू कितनी है? √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। इन दोनों को सोल्व करेंगे, √2 + 4 √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5 √2। ऐसे में हमारे पास में 5वां पद आ गया। ये वाला जो आपका 5वां पद आया है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो आपका 5वां पद है यानी a5 = 5 √2 आ गया, इसको क्या करेंगे? इसमें एक बार स्क्वायर कर देंगे, उसके ऊपर फिर रूट लगा देंगे। कैसे? देखो ये 5 √2 है, इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब हम ऐसे स्क्वायर नहीं लगा सकते, तो स्क्वायर को वापस हटाना होगा, तो वापस हटाने के लिए क्या करना होगा? इसका रूट लगाना होगा। तो क्या होगा? इसको सोल्व करेंगे, देखो रूट की जगह तो क्या हो जाएगा? रूट 5 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर होगा 25। और जो √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना है? 2। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 50। तो इस प्रकार से आपके पास में 5वां पद आ गया। अब आप इसी प्रकार 6वां पद निकाल सकते हो, 7वां पद निकाल सकते हो, 8वां, जो भी आपसे निकलवाए। तो इस प्रकार से
समांतर सीढ़ी का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने बात की है कि समांतर सीढ़ी क्या होती है, समांतर सीढ़ी का व्यापक रूप क्या होती है, समांतर सीढ़ी किस प्रकार से एडजस्ट होती है, और इसका बेसिक जो नॉलेज है वो हमने बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।